हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल ओंकार मौर्य क्लासेस पर। मैं ओंकार मौर्य। जैसा कि हम कक्षा जो 10वीं है सत्ता की साझेदारी वर्ष 2024-25 के बच्चों के लिए हम ये देख रहे थे, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में हमने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में कुछ चीज़ों को पढ़ लिया, कुछ चीज़ों को देख लिया। साथ में हमने ये देखा था कि गृह युद्ध किसे कहते हैं। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, बहुसंख्यक किसे कहते हैं, और सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है या सत्ता की साझेदारी क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में। अब जो आपका पार्ट टू है इसमें अन्य चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ में दोस्तों ये जो टॉपिक है ये डाटा के लिए कुछ डेट हैं और कुछ फैक्ट हैं और थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और कुछ डेट भी हैं। इन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे। लगभग आज के इस वीडियो लेक्चर में 40 से 45 मिनट में आपका जो है सेकंड लेक्चर में इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देर ना करते दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखिए, कल हमने जाना सत्ता की साझेदारी क्या है, इसे आवश्यक क्यों है। अब कुछ डेट कुछ फैक्ट को इसमें देख लेते हैं और बचे हुए टॉपिकों को इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कल जो हमने पढ़ा था उसको संक्षिप्त में बस 2 मिनट में मैं उसके बाद समझा दूं। कि जैसा कि आपने देखा था कि जो बेल्जियम है वहाँ पे 2 भाषाएं के बोलने वाले लोग थे, एक डच बोलने वाले थे, वहीं फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, ठीक है। वहीं पर श्रीलंका अगर आप देख लो तो श्रीलंका में 2 भाषाएं थे, एक तो सिंहली, दूसरा तमिल। दोनों की कहानी लगभग एक जैसी थी। श्रीलंका में क्या हुआ, यहाँ की सरकार ने सिंहली भाषा एवं बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण तमिलों की मुश्किलें बढ़ी और सिंहली एवं तमिलों के बीच में संघर्ष होने लगा। साथ में साथ तमिलों का सरकार के साथ भी संघर्ष होने लगा। काफ़ी लंबा संघर्ष हुआ और ये लंबे समय तक ये चला। और जब मैंने आपको ये बताया था कि जब सरकार एवं जनता के बीच किसी बात को लेकर लंबे समय तक संघर्ष चले, लंबे समय तक लड़ाई चले, ऐसा लड़ाई जिसमें लगे कि सरकार और जनता आपस में लड़ रही है, इस लड़ाई को क्या हम गृह युद्ध कहेंगे। और वर्ष 2009 में श्रीलंका में आपका ये क्या गृह युद्ध समाप्त हुआ। तब समाप्त हुआ जब सिंहलियों की तुलना में तमिलों को क्या समान रूप से भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे वो सभी बेसिक जरूरतें दी गई। उससे पहले चीज़ें नहीं था। जबकि वहीं पर अगर बेल्जियम की बात कर ली जाए तो बेल्जियम क्या थे, डच बोलने वाले थे और फ्रेंच बोलने वाले थे। सरकार ने क्या किया, 1970 से 1980 के बीच में आपका ये डेट है, अब जरा एक बार चेक कर लें। 1970 से लेके 1980 के बीच में ये जो डेट है, इस डेट में बेल्जियम सरकार ने क्या किया, अपने संविधान में 4 बार संशोधन किया, मात्र केवल ये जानने के लिए कि उनका संविधान बाकी सबके लिए ठीक है कि नहीं है, यानी किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है किसी के, ठीक है। तो वहीं पर बेल्जियम ने, जो उनकी सरकार थी, उन्होंने 4 बार संविधान संशोधन किया। और इसका आधार क्या रहा, ये जानने के लिए कि हमारे देश में जो डच बोलने वाले लोग हैं और जो फ्रेंच बोलने वाले आपस में संतुष्ट तो हैं, उनकी जो बेसिक जरूरत है वो पूरा तो कर सकते हैं। 4 बार कर दिया। और दोनों की जो स्थिति थी, श्रीलंका और जो डच की जो भी समस्या, दोनों की स्थिति समान स्थिति थी। वहीं पर
श्रीलंका ने जिस तरीके से इस चीज़ को निपटा, इससे श्रीलंका में लगे कि दो देशों में बढ़ जाएगा। हालांकि श्रीलंका बटा नहीं, जबकि बेल्जियम ने उसको समान रूप से सत्ता में साझेदारी दी है, सबको मौका दिया, जिससे बेल्जियम नहीं टूटा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या कल पढ़ लिया था। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या पढ़ना। देखिए, बेल्जियम की साझेदारी हमने देख लिया। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को अब देख लेते हैं, कुछ चीज़ों को हम देख लेते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। मैंने ये भी बताया था, फिर भी संक्षिप्त में बता दूं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि हम विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। यानी जब हम सत्ता को बांट देते हैं, जैसे भारत में अगर आप देखें तो भारत में जो सत्ता को बांटा गया है, जैसे भारत में अगर आप सत्ता को देखें तो जैसे कि विधायिका है, इसको प्रांत स्तर पे, केंद्र स्तर पे एवं स्थानीय स्तर पे इसको बांटा गया है। तो अब कोई ना कोई व्यक्ति केंद्र स्तर पर, स्थानीय स्तर कहीं से भी जुड़ सकता है विधायिका में। तो हमने इतना ज़्यादा इसको अपने देश में सत्ता को बांट दिया है, जिससे हमारे देश में लगभग 4 लाख लोग, 4 लाख में लिख दूं, 4 लाख से अधिक लोग स्थानीय सरकार से जुड़ जाते हैं। हजारों लोग जो हो हमारे देश में, हजारों लोग जो हैं, हजारों लोग इधर और हजारों लोग केंद्र सरकार से जुड़ते हैं। जो लोग जुड़ते हैं अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, समुदाय से होते हैं। जबकि भारत की अगर बात कर लें तो केंद्रीय स्तर पे हमने एसटी और एससी के लिए हमने रिजर्वेशन भी किया है, उनको सत्ता में भागीदारी दी। इससे क्या होता है, देश में विभिन्न समुदाय आपस में उनके जो लड़ने की जो संभावना, जो टकराव की जो अंदेशा है वो नहीं होगी। उसे किसी भी बात को लेकर हिंसा नहीं होगी। इससे देश टूटने से बचता है, उस देश का टूटने से, बिखराव से, उसे हिंसा होने से, इन सब चीज़ों से बचता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है कि हम किसी भी देश में, किसी भी समाज में हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति, हर वर्ग सबको क्या सत्ता में समान रूप से भागीदार करें। और ये प्रयास करें जो वर्ग जो अनुसूचित हैं, ये जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक से कमजोर है, ऐसा प्रयास करें ये भी सत्ता में क्या भागीदारी हो। जैसे कि एसटी को ले लो, आज़ादी के समय इनकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब थी, सामाजिक स्थिति भी खराब थी, शैक्षणिक स्थिति भी खराब थी, लेकिन रिजर्वेशन के प्रावधान से इनको भी क्या सत्ता में भागीदारी भारत में दिया गया कि नहीं दिया। तो इससे संतुष्ट है। इससे क्या होगा, भारत में किसी भी जाति में, संप्रदाय में टकराव की स्थिति नहीं होगी। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी इसलिए आवश्यक है। और भी कारण को जानते हैं, जैसे कि चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। यानी जब समाज के वर्ग आपस में टकराएंगे तो इससे आगे चलकर क्या होगा, हिंसा ही होगा ना। आगे चल के क्या होगा, हिंसा ही होगा। आगे चल के क्या आपका हिंसा ही होगा। और जब हिंसा होगा तो लोग मारे जाएंगे, संपत्तियों का नुकसान होना, अन्य चीज़ें होना। और कभी कभी ऐसा हिंसा होती है जिससे देश के 2 टुकड़े या कई सारे टुकड़े भी आते हैं। तो सत्ता में साझेदारी देने से क्या होता है, ये सभी चीज़ों से क्या बच जाते हैं। ये सभी चीज़ों से क्या हम कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर बच जाते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देने से राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यकों समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर देश की अखंडता को नुकसान कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 100 लोग हैं, जिसमें से 20 लोग उनकी अपनी अलग भाषा है, तो 80 के आधार पे भले ही क्षेत्र में आप उस भाषा को, उस वेशभूषा को, उस विचारधारा को लागू कर दो, लेकिन आने वाले समय में नुकसान इनके लिए होगा। शुरुआत में भले ही लाभदायक होगा, लेकिन आने वाले के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए सत्ता में इसके लिए भी साझेदारी दे देना चाहिए।
सत्ता में साझेदारी दे रहे चाहे इन चीज़ों का नुकसान ना हो। बात समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है, आप आगे समझिए। देखिए, बिना घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं परेशानी पैदा कर सकती है, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बनता है। यानी अगर बहुसंख्यकों की आबादी से का अल्पसंख्यकों का तो नुकसान होगा, लेकिन कभी कभी बहुसंख्यक ऐसी चीज़ों को बल देकर करवा लेते हैं जिससे आने वाले समय में क्या बहुसंख्यकों के लिए भी नुकसान होगा। जैसे अगर कल का जैसे भारत में ले लो तो हिंदी आबादी बोलने वाले लोग क्या है, इनकी आबादी बहुसंख्यक है ज़्यादा। अगर ये सोचने पूरे भारत में क्या हिंदी को लागू कर दें, सभी लोग हिंदी बोले, हिंदी में काम हो, तो जो अल्पसंख्यक हैं जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ लोगों को परेशानी होगी। और जब परेशानी होगी तो बड़े पैमाने पर हिंसा, देश का विभाजन होना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, तो इससे तो उनका नुकसान तो होगा अल्पसंख्यक, प्लस कहीं ना कहीं जो नुकसान होगा उस चीज़ों का तो सरकार जो भी भरपाई करके, आर्थिक रूप से नुकसान होगा तो सरकार जो भी आर्थिक रूप से भरपाई करती है वो कहाँ से आता है, जो हम टैक्स देते हैं वहाँ से जाता है, तो हमारा भी नुकसान होगा। उसके अलावा नियम कानून कुछ होगा तो कहीं ना कहीं हमारा भी नुकसान होगा उस समाज में। ठीक है, अब आगे देखिए, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है, इसलिए जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें बहुमत के आधार पर कोई फैसला हो, वहाँ पर सभी व्यक्तियों को क्या सत्ता में साझेदारी देना हो, कोई भी व्यक्ति हो, पर समाज की प्रत्येक व्यक्ति को क्या सत्ता में साझेदारी देना आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्त है सत्ता में साझेदारी सभी लोगों को देना, ये लोकतंत्र की समूल आत्मा है, देना ही पड़ेगा। कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों द्वारा शासन लोगों के लिए, लेकिन जब सभी लोग को सत्ता में साझेदारी नहीं दोगे तो मतलब क्या है लोकतंत्र? कहते हो तो तानाशाह हुआ, तो केवल दिखावे का लोकतंत्र हुआ। आगे देखें, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। मैंने कहा ना, सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है, आवश्यक है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था को बनाए। इसलिए वैध सरकार, वैध का मतलब क्या है? सही सरकार, सही सरकार, सही देश, सही लोकतंत्र वही है जिसमें उस समाज के प्रत्येक वर्ग को बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से क्या हम सत्ता में लोगों को भागीदारी दें। जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पर बताता हूँ, भारत में क्या केंद्र के स्तर पे, प्रांत के स्तर पे, स्थानीय स्तर पे सरकारें होती हैं, चुनाव होता है। अगर स्थानीय स्तर पे देख लो, अगर गांव में हो तो ग्राम पंचायत, फिर तहसील के स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला के स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत के स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों पर चुनाव होता है। वहीं पर नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, सॉरी नगर पंचायत, आप देख सकते हैं क्या होता है, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत। ये क्या स्थानीय स्तर पर चुनाव होता है, वहीं पे नगरीय स्तर पर चुनाव होता है, ग्रामीण, इतने बड़े तरफ हम चुनाव कराते हैं जिससे हम बड़े लोगों को बड़े पैमाने पर क्या हम भागीदारी देते हैं, तो इससे टूटने की संभावना नहीं रहती है, देश की हिंसा होने की संभावना नहीं। अरे आवश्यक भी है, ये लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ लूँ, नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ये जो भी चीज़ें फैक्ट व कॉन्सेप्ट पे हैं आप ये समझ लें, आपके बोर्ड में काम का आएगा। ठीक है, चलिए, कभी कभी पूछता है सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, सांप्रदायिक हिंसा ना हो, देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चले रहे, इन सभी चीज़ों के लिए क्या आवश्यक है सत्ता की क्या साझेदारी। चलिए, चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए। ठीक है,
अब युक्तिपरक क्या है? अब एक शब्द का प्रयोग किया गया है, युक्ति युक्तिपरक का क्या है? युक्तिपरक क्या होता है? देखिए, युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभ कर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बनाता है। ठीक है, यानी इसमें ये दिया है कि जो युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है। जो युक्तिपरक है ये लाभकर चीजों पर जोर देता है, चीजों पर जोर देता है। युक्तिपरक का मतलब हो गया दिमाग से, सोच से, समझदारी से आप ऐसा काम करो जिससे क्या, जो लाभकर चीजों पर जोर देता है। जैसे मान लीजिए ये और ये चीजें करने से मान लीजिए लाभ है, तो युक्तिपरक करता है ये तीनों करो। और वहीं पर जबकि नैतिक तर्क क्या कहता है? नैतिक तर्क क्या कहता है? नैतिक तर्क जो कि इसका विरोध करता है, इसके बिल्कुल उल्टा है, जो कि सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक शब्द दिया। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दूं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आपने ये देखिए जो किताब है, इस किताब में यहाँ पर ये वाला पेज देखिए जिसमें दिया ना खलील की उलझन। ठीक है, यहाँ पर ये जो देखिए ये वाला पैराग्राफ है, इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए, गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के बीच सत्ता के बंटवारे के बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मेनोराइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय हुआ था। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस में संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी शिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ेंगे, पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। आपको बेताल का कानून फिर से लिखने का अधिकार होगा, तो आप क्या करेंगे? क्या आप पुरानी व्यवस्था को ही चलने देते हैं या आप चुपचाप नया करते हैं? देखिए, ये और जो चैप्टर है इसमें ये बताया जा रहा था कि गृह युद्ध एक देश की समस्या बताई गई, जहाँ पर ईसाई भी हैं, यहाँ पे ईसाई हैं, यहाँ पे क्या आप ईसाई हैं, मुस्लिम हैं। तो आपको सिस्टम लगाया गया था कि ईसाइयों के और मुस्लिमों की संख्या क्या बराबर थी, संख्या बराबर थी। और ये प्रावधान किया गया था कि जितने भी उप प्रधानमंत्री हुए, उप प्रधानमंत्री और सांसद ईसाई लोग होंगे, जबकि मुस्लिम जो होंगे वो क्या देश के प्रधानमंत्री मंत्री होंगे। और ये कहा गया था कि जो ईसाई हैं ये आरक्षण की मांग नहीं करेंगे भविष्य में कभी, और मुस्लिम लोग क्या ये किसी देश के साथ एकीकरण की मांग नहीं करेंगे। जब ये प्रावधान किया गया था तो दोनों की जनसंख्या बराबर थी। बाद में इनकी जनसंख्या बढ़ गई तो लोगों ने विरोध करना कि नहीं भी सत्ता में साझेदारी दो। आप इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो विक्रम ये पूछता है, जो बेताल और विक्रम से पूछता है
कि बताओ आप होते हैं तो ऐसे स्थिति में क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो ईसाई थे, मुसलमान थे, दोनों की जनसंख्या बराबर थे। ईसाइयों को कह दिया गया कि इस देश में जितने भी उप प्रधानमंत्री होंगे या सांसद होंगे सब ईसाई होंगे, मुस्लिम नहीं होंगे, मुस्लिम नहीं होंगे। और मुसलमानों से क्या कहेगा कि देश के जितने भी प्रधानमंत्री होंगे वो आप होंगे, वो मुस्लिम होंगे, ईसाई नहीं होंगे। उस समय दोनों की जनसंख्या बराबर थी, बाद में कम ज़्यादा हो गया, फिर गृह युद्ध होने लगा, आरक्षण की लोग मांग करने लगे और इन्होंने एकीकरण की मांग करने लगे। तो आप होते तो क्या कानून बनाते, किस तरह से कानून बनाते, ये पुरानी कानून व्यवस्था ही चलने देते? ये आपके लिए सवाल है, ठीक है। आगे देखिए, सत्ता की साझेदारी के रूप में अब देखिए, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, यानी राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। इसमें लोग एक शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतंत्र शासन को कहा जाता है अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया गया हो, ठीक है। ये मैंने पढ़ा, इसमें कुछ कहा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये वाला जो चैप्टर है ये आपका ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तभी मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। इस हिसाब से आपका जो चैप्टर होता है ये जो है ये समाप्त होता है। और उसके बाद संघवाद जो आपका सेकंड चैप्टर है उसके बारे में कल के वीडियो लेक्चर में हम संघवाद को देखेंगे। इस हिसाब से जो आपका सत्ता की साझेदारी जो चैप्टर है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे समाप्त हुए, ठीक है। तो मैं कहूँगा वीडियो आपने देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।